हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ अगर किसी लड़की को पैड लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाना पड़े तो शॉपकीपर उसे पैड एक काली पॉलीथीन या फिर अखबार के रैपर के अंदर रख करके देता है। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बात करने से न सिर्फ हमारे घरों के आदमी कतराते हैं बल्कि महिलाएं भी इस विषय पर खुल करके बात नहीं करती। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन, जिस विषय पर हमें लगता है कि खुल करके बात होनी चाहिए और महिलाएं जिन समस्याओं से गुजर रही हैं उन समस्याओं पर भी खुल के बात होनी चाहिए, न सिर्फ घर में बल्कि घर के बाहर भी। तो नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हैं जानी पहचानी सूद हॉस्पिटल की फाउंडर डॉक्टर मीनू सूद, जो पिछले 3 दशक से ज़्यादा वक्त से काशीपुर में सूद हॉस्पिटल के जरिए अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद पीयूष जी। मैम, शुरुआत करना चाहूँगा मैं हमारे बेसिक से सवाल से, क्योंकि कार्यक्रम माहवारी पर फोकस है। तो एक नॉर्मल पीरियड क्या होता है, माहवारी क्या होती है? हाँ, देखिए, माहवारी नॉर्मल के लिए हमें 3 चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। एक तो ये कि वो कितने दिनों में आनी चाहिए, कितने दिनों तक रहनी चाहिए और एक नॉर्मल में कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल साइकिल को हम 28 डेज़ का मानते हैं प्लस माइनस 7 डेज़, यानी कि 21 से 35 दिन के बीच में अगर कुछ भी आपकी फ्रीक्वेंसी है तो वो नॉर्मल है। और फ्लो 2 से 5 दिन तक रहना चाहिए और अमूमन 30 से 50 ml ब्लड लॉस होता है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मल है तो उसको हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग में मानते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि कई लोग पीरियड्स की किस एज में शुरू होना चाहिए, इस एज को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट एज? आमतौर पे 10 से 12 साल की एज को हम एक नॉर्मल मानते हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि किसी को बहुत जल्दी भी हो जाता है, तो 9 साल से कम की उम्र में अगर हो रहा है तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और अगर 13 साल की उम्र तक नहीं हो रहा है तो फिर हम टेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी डेवलपमेंट्स बॉडी में हैं, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर वगैरह, और अगर वो हैं तो हम 15 साल की उम्र तक भी वेट कर सकते हैं। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 18 साल तक की उम्र तक भी वेट किया जा सकता है, लेकिन 15 के बाद हम कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके क्या कारण होते हैं जो डिले पीरियड ना होने के कारण के लिए आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि पीरियड का कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। वो हमारी ओवरीज को सिग्नल देते हैं और फिर वो ओवरीज उनके सिग्नल से हार्मोन्स बनाती हैं और उन हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में फिर यूट्रस से मेंस्ट्रुएशन होता है। तो इस पूरे सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो कारण इन तीनों में से कहीं भी हो सकता है। ब्रेन में कोई ट्यूमर हो तो उसकी वजह से पीरियड रुक सकता है, ओवरी का फंक्शन प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से हो सकता है, और यूट्रस में कई बार क्या होता है कि यूट्रस तो है लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं है, तो उस चीज़ को हम क्रिप्टोमिनोरिया कहते हैं कि पीरियड हो तो रहा है मगर बाहर नहीं आ रहा है। तो ये यूट्रस की एबनॉर्मेलिटीज़, कई बार यूट्रस में सेप्टम होता है जिसकी वजह से, तो ये यूट्रस, ब्रेन और ओवरी, इन तीनों में कहीं भी कोई एनॉमली होगी तो पीरियड नहीं होगा। उसके अलावा न्यूट्रिशनल स्टेटस पे भी बहुत डिपेंड करता है। कोई बहुत कमज़ोर है या किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है, टीबी या इस तरह की कोई बीमारी है, तो ऐसे में भी पीरियड डिले हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं लगभग 15 साल की उम्र के बाद। जैसे जब एक बच्ची को पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है तो उस दौर में उसको इतनी समझ नहीं होती है कि वो उसको कैसे डील करें, और पेरेंट्स भी अमूमन बच्चों के साथ खुल करके इस बारे में बातचीत करने से कतराते हैं। तो किस तरीके से एक बेटी को प्रिपेयर करना चाहिए, एक पेरेंट्स कैसे उस बेटी को प्रिपेयर करें? देखिए, पहले और आज के ज़माने में तो काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले तो ये सब फ्रेंड सर्कल से ही अपना पता चलता था, आजकल तो नेट से बच्चे खुद ही जान लेते हैं। लेकिन एक माँ होने के नाते फ़र्ज बनता है लेडी का कि वो बच्चे को 9-10 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करे, ताकि जो बाहर दूसरी जगह से उसको पता चलेगा तो वो मिथ्स क्रिएट हो जाएंगे उसके माइंड में कि ये गलत चीज़ है या इसमें हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है। तो पहले से ही उसको थोड़ा सा सेक्स के बारे में भी, पीरियड्स के बारे में भी वो माँ 6 महीने, साल पहले से भूमिका बनानी शुरू कर दे, जिससे कि उसको सही जानकारी मिले। कई जैसे हमारे बहुत से दर्शकों का हमारे पास एक सवाल आया था कि पीरियड्स के दौरान वो
पेट दर्द की समस्याओं से जूझती हैं, तो इस पेट दर्द से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पीरियड्स में पेन, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, वो, और एक चीज़ होती है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, पीएमएस। दोनों को हम एक साथ ही बात करेंगे दोनों के बारे में कि पीरियड आने से 4-5 दिन पहले से ही किसी को शुरू हो जाता है, किसी को पीरियड स्टार्ट होने के बाद होता है। तो इसका कारण यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं कि जो ब्लड यूट्रस से निकलना है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो ब्लड निकले। तो किसी का रास्ता सख्त होता है, लॉन्ग सर्विक्स कहते हैं जिसको, जो बाहर जाने का रास्ता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो लॉन्ग सर्विक्स होने की वजह से किसी को पेन ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, कि जैसे कोई ओनली चाइल्ड है, या किसी का पेन थ्रेशोल्ड कम है, या एक्सक्यूज़ चाह रहे हैं वो किसी चीज़ से बचने के लिए कि स्कूल नहीं जाना है या कुछ है। तो आजकल ये मेंटल फैक्टर ज़्यादा कॉमन है इसमें। इसके अलावा कुछ बीमारियां हो सकती है जैसे फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस। लेकिन जो अपने यंग एज की लड़कियों में देखने में आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। ज़्यादातर ये पीरियड स्टार्ट होने के 3 से 4 साल के बाद शुरू होता है और एडवांसिंग एज प्रेगनेंसी के साथ खुद ही ठीक हो जाता है। तो इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हाँ, नहीं? इसमें सबसे पहले तो आपको, जैसे कि अगर घर में ही माँ है तो वो बच्चे को रीएश्योर करे कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको ज़्यादा हाइप ना क्रिएट करे उसकी। उसके अलावा थोड़ा सिकाई वगैरह कर दें। पेन किलर कोशिश ये करनी चाहिए कि ना दें, लेकिन अगर नहीं टॉलरेट हो रहा है और आपका लाइफ डिस्टर्ब हो रही है उससे, तो आप पेन किलर भी दे सकते हैं। किन्हीं किन्हीं केसेस में तो हार्मोन्स भी देने पड़ जाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, इससे हाँ। इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं। हाँ, अगर फिर भी किसी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि फाइब्रॉइड तो नहीं है या और कोई बीमारी तो नहीं है। 2-3 ही अलग कॉजेज हैं। जैसे एक हमारे यहाँ आमतौर पर एक प्रॉब्लम होती है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, तो वो कब हम उसको इरेगुलर मानते हैं मेंस्ट्रुएशन की, अब ये सही नहीं है कुछ? हाँ, देखिए अभी हमने नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के बारे में सुना कि 28 डेज का साइकिल होना चाहिए, 5 से 7 दिन रहना चाहिए और 20 टू 50 ml के बीच ब्लड लॉस होना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो एबनॉर्मल है। यानी या तो जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है तो एबनॉर्मल है, कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो एबनॉर्मल है। और उसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, के बीच-बीच में कभी भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीयूबी कहते हैं। और इसको, इसके कारण जानने के लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया हुआ है, टिप्स सी डी। टी से ट्यूमर, कहीं का भी ट्यूमर हो, फाइब्रॉइड हो या ओवरी का कोई ट्यूमर हो। आई से इन्फेक्शन, पी से प्रेगनेंसी रिलेटेड जैसे अबॉर्शन हो गया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। एस से कोई सिस्टमिक डिजीज है जैसे टीबी, थायराइड। सी से कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है। और डी से कोई ड्रग्स, जैसे कोई पिल्स ले रहा है या कोई एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है। तो इतने सारे कारणों को जानने के लिए हमें डिटेल में हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि आप कोई दवा तो नहीं ले रहे, कोई बीमारी तो नहीं है। तो इससे हम जज कर लेते हैं क्या रीज़न है और उस कारण का ट्रीटमेंट दे देते हैं। और टाइम बीइंग के लिए हीमोस्टैटिक दे देते हैं जिससे ब्लीडिंग टेम्परेरीली रुक जाए, जब तक हम इन्वेस्टिगेट करके कारण तक आ रहे हैं। तो हम इसे क्या, अगर फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम हो रही है कि पीरियड डिले हो रहा है या जल्दी हो गया, हम इसे तभी सतर्क हो जाना चाहिए या फिर इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि चलिए 2 बार हो गया, 3 बार ऐसा हाँ, हो गया? ओकेजनली के लिए तो पीरियड्स का जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर का बहुत ज़्यादा रोल है पीरियड्स में। जैसे आप देखिए कि अगर कोई लेडी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो अगर वो उसके दिमाग में ये विचार आ जाता है कि मुझे प्रेगनेंसी है, तो पीरियड्स ही रुक जाते हैं, 8-9 महीने तक आते ही नहीं हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हम कंसिडर करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं, और अगर 1 या 2 बार है ओकेजनल है तो हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर 2 से 3 बार, 3 मंथ्स के बाद फिर हम शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। जी, 3 मंथ्स के बाद स्कैंटी में तो ऐसे करते हैं, लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और वो उसकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है तो फिर हमें जल्दी करना पड़ता है। जैसे एक पीसीओएस बोलते हैं, माहवारी से रिलेटेड एक बीमारी है, इसमें क्या होता है? देखिए पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओवरी की डिजीज है ये। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो पीरियड्स हैं उसमें क्या होता है कि एक एग बनता है, एक पर्टिकुलर साइज तक वो बढ़ता है और फिर वो रप्चर हो जाता है। पीसीओएस में क्या होता है कि वो एग जो है वो बढ़ने बंद हो जाते हैं। अब क्योंकि वो बढ़ते नहीं हैं तो वो एक पर्टिकुलर साइज पे आके रुक जाते हैं और वो फिर सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। जब वो ओवरी से ही संबंधित है तब तो हम उसको पीसीओडी कहते हैं। और जब वो और बॉडी में फैल जाती है, जैसे
इसका अगला इफेक्ट क्या होता है कि बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा बनने लग जाते हैं, एंड्रोजन्स। आपने देखा होगा पीसीओएस वाली लेडीज के चेहरे पे बाल वगैरह हो जाते हैं, वॉइस उनकी होर्स हो जाती है, फिर उसके अलावा ओबेसिटी हो जाती है उनको। तो जब ये और सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती है तो हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो आजकल की लड़कियों में जो हम देखते हैं हर पांचवी लड़की में मिलता है। और इसका मुख्यतः कारण लाइफस्टाइल है, देर से सोना, फास्ट फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, प्रॉपर नींद ना लेना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पीसीओएस में, और यही इसका ट्रीटमेंट भी है। ज्यादातर 70 to 80% पीसीओएस लड़कियां ओबीज होती हैं। तो वेट रिडक्शन और प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, स्ट्रेस, इन सब के बारे में एडवाइस देते हैं, और फिर कुछ मेडिसिन भी हैं। अंडरवेट होना कितना नुकसानदायक होता है एक लड़की के लिए? अंडरवेट का ऐसा है, देखिए, अगर पीरियड्स डिले होने का एक कारण ये भी है। पीरियड्स आपको, अगर आपका बॉडी वेट 23 to 25% हो जाता है तो आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तभी आप आजकल देखते हैं कि जल्दी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी डाइट है, अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस है, तो पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। जितना अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा उतना आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा मिलेगी, उतना वो वर्क अच्छा करेंगे। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों ही बीमारी है। क्या अनियमित माहवारी कैंसर का कारण भी हो सकती है? बिकॉज काफ़ी आजकल जैसे लोग गूगल पे सर्च करें तो अगर हम इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को सर्च करते हैं तो एक साथ साथ में कैंसर भी जुड़ा हुआ आ जाता है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। इरेगुलर पीरियड्स कैंसर का एक लक्षण है, ना कि कारण। कैंसर तो यूट्रस का, ओवरी का, ट्यूब का, कहीं का भी हो सकता है। अनियमित माहवारी की वजह से कैंसर तब हो सकता है, हमारे फीमेल हार्मोन्स दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है तो वो फिर हमारे यूट्रस या ओवरी के कैंसर का कारण हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जिसमें आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है मेडिकल में, तो पहले के वक्त में जब आपने शुरुआत में प्रैक्टिस करना शुरू किया था और आज की डेट पे जब आप इतनी एक्सपीरियंस रखती हैं, तो क्या नॉर्मली आप चेंज महसूस करती हैं बिहेवियर में जो आपके पेशेंट्स आते हैं? देखिए, पब्लिक अवेयरनेस में तो जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले जब पेशेंट्स आते थे तो उनके साथ उनके हस्बैंड या उनकी मदर इन लॉ आती थी तो वही कंप्लेंट बताते थे, पेशेंट चुपचाप बैठा रहता था और हमें बहुत बार बार करके पूछना पड़ता था, बहुत लंबा टाइम लगता था हिस्ट्री लेने में। अब तो पेशेंट्स खुद इतने अवेयर हैं कि कुछ तो नॉलेज अपने सोशल मीडिया और गूगल वगैरह से बहुत मिल जाती है, और दूसरा खुद भी ओपन अप हो रही है लेडीज अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो काफ़ी जागरूक है, और जो बताते हैं वो समझती भी हैं, तो काफ़ी बदलाव है। आपको अब प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं डील करने में या पहले ज़्यादा होती थी? प्रॉब्लम्स तो देखिए पहले अलग तरह की थी, अब अलग तरह की है। अब वो अवेयरनेस से क्या होता है कि अब वो आपको जज करते हैं कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया वो सही दिया है या नहीं है। पहले हमने किसी पेशेंट को कुछ भी दिया तो वो आंख बंद करके उसको विश्वास कर लेता था, वो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए जाता है, फिर आपको देखता है कि कौन सा डॉक्टर सही दे रहा है, उसको फॉलो करता है। तो उस समय की अपनी अलग प्रॉब्लम्स थी, फिर इससे रिलेटेड आजकल मेडिको लीगल और होने लग गई है जागरूकता होने की वजह से। तो मेरी नज़र में तो वैसे ये अच्छे के लिए है बदलाव, कि अगर आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको कितना काबिल है और आपको राइट ट्रीटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। मल्टीपल ओपिनियंस जो है मेडिकल फील्ड में, जो जैसा आप बता भी रहे कि अब पेशेंट्स जो हैं मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के फिर एक जगह से ट्रीटमेंट कराते हैं, ये कितनी बार सही हो सकता है और कितनी बार ये हमको नुकसान कर सकता है? क्या इसमें ऐसे कुछ चांसेस हैं? देखिए, इसमें मेरी नज़र में तो नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं चाहता, लेकिन सबका अपना सोचने का, ट्रीट करने का तरीका अलग हो सकता है। अब पेशेंट को इतनी नॉलेज तो नहीं है कि वो दवाई सही है या ये दवाई सही है। दूसरे डॉक्टर ने अपनी समझ के हिसाब से दे दी, आपने अपनी समझ के हिसाब से दे दी, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो उसका नुकसान ज़्यादा है इसमें। तो किसी एक पर फेर करके चलना चाहिए उसको। एक और सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल अबॉर्शन पिल्स का यूज ज़्यादा हुआ है कि rather than going for abortion pills एक नेचर वेपन बनी है अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो। इससे कितना फर्क पड़ता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर? देखिए, पहले जिस समय ये इंडिया में अप्रूव होनी थी
तो उस समय काफ़ी सोचा गया इस बारे में, क्योंकि अपने यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए। तो काफ़ी समय तक इसको रोका गया कि ये ना अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक फिर उसको मिसयूज़ ज़्यादा करती है। फिर लेकिन वही है, फार्मा कंपनीज़ और ये पूरा जो इनका नेक्सस होता है उसकी वजह से ये आ गई मार्केट में। और अबॉर्शन तो आप चाहे मेडिसिन से हो रहा है, चाहे आप उसे डॉक्टर से करा रहे हैं, प्रोसेस तो सेम ही है। तो इसलिए एज सच लॉन्ग टर्म हार्म तो उसके हैं ही। दोनों की। सब, हाँ, दोनों की ही है। अगर आप करा रहे हैं तब तो है ही है, लेकिन लोग सोचते हैं कि पिल्स सेफ है, कि इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं हुआ तो हम सेफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं ये इसका एक साइड इफेक्ट है। हाँ। क्या इससे कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती हैं इन पिल्स से कि इनसे यही है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन रहता है, पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है, तो फिर वो यूट्रस की लाइनिंग को हार्म करते हैं। ब्लीडिंग, वो इरेगुलर ब्लीडिंग का एक कॉज है ये। तो वो होती रहेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। उसके अलावा मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट जो इनफर्टिलिटी और इन्फेक्शन। क्या आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सजेस्ट करते हैं नॉर्मली, या फिर आप लोग ज़्यादा उनको अबॉर्शन के लिए रिकमेंड करते हैं कि अगर नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो एक अलग चीज हो गई, अबॉर्शन एक अलग चीज हो गई। अबॉर्शन तो आप कंसीव कर लिया किसी ने तब आप कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप दे रहे हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो वो तो अगर आप जितने भी मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, तो उसमें बेस्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। 99.4% एफिकेसी है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। क्या ये भी नुकसान करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एज सच कोई नुकसान नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो सक्सेस है ही है ये, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इरेगुलर पीरियड्स में है। किसी को पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा है या किसी को लेट आ रहा है, तो पिल से वो रेगुलर हो जाता है। और दूसरा, ब्लीडिंग हैवी नहीं होती है, तो अगर कोई एनीमिक है तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और लगभग 10-20 साल तक तो कोई नुकसान है ही नहीं कंटिन्यूस लेने से। हमारे यहाँ सोसाइटी में अवेयरनेस आई है, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ आज भी एक बहुत बड़ा पुराना मिथक जुड़ा हुआ है। जैसे पीरियड्स के ड्यूरिंग हमारे यहाँ अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, या अशुद्ध माना जाता है कि आप इस 5 दिन के पीरियड के लिए आप कांटेक्ट से बाहर रहेंगे, अलग रहेंगे। और जैसे ही बच्चा भी होता है तो उस टाइम पर भी उसको 11 से 22 दिन तक हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज। तो एज ए डॉक्टर आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कैसे जज करते हैं? देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ साइंटिफिक बेसिस भी है उनका, कुछ नहीं भी है। जैसे डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम इन्वोल्यूशन पीरियड कहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि लेडी इज मोर प्रोन टू कैच इन्फेक्शंस। तो इसलिए उसको तो ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए, थोड़ा ओवर बर्डन भी रहती है वो बच्चे की वजह से, तो एक रेस्ट पीरियड ठीक है पर्टिकुलरली चाहिए। लेकिन एज इसलिए नहीं कि आपने सोचा हुआ और आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उस वजह से नहीं। आप पीरियड्स के दौरान तो देखिए, ये तो इतने इन्यूमरेबल मिथ्स हैं इससे रिलेटेड कि जिनका कोई बेसिस ही नहीं है। इवन अगर आप बाइबल में भी देखेंगे तो उसमें भी मेंशन्ड है कि ये जो लेडीज होती हैं इनको अलग रखना चाहिए, अदरवाइज वो इनसेन, पागल हो जाएंगी, इस टाइप का। और पीरियड, जैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा कंप्लेंट के पेशेंट आते हैं कि पीरियड कम आ रहा है तो हमारे जो जहर है वो शरीर में फैल रहा है। तो इस टाइप की जितने भी मिथ्स हैं मेरे पास, तो अगर कोई आता है तो हमारा एज ए डॉक्टर फर्ज है कि हम उनको करेक्ट करें। काफ़ी चेंजेस हैं भी, पहले और अब में काफ़ी बदलाव है। जैसे एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है कि क्योंकि ये पीरियड से जुड़ा हुआ एक मिथ है, तो इसके साथ ही क्योंकि अगर कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है तो रिलीजियस प्रोग्राम में एक मेंस्ट्रुएटिंग लेडी को नहीं एंटर करने दिया जाता है, तो वो पोस्टपोन करने के लिए पीरियड्स को वो दवाइयाँ लेती है। तो उस दवाइयों को लेने से क्या नुकसान है? हाँ, देखो, या मैरिज है या एथलीट्स होते हैं कि उनका गेम है उस समय पे, कई सारे रीज़न बन जाते हैं। तो जिसमें कभी कोई चाहता है कि हमारा पहले आ जाए पीरियड, कोई चाहता है हमारा लेट आए। तो सबसे पहले तो हमारी एडवाइस ये रहती है कि मेडिसिन ना लें, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स ही दिए जाते हैं इसके लिए और वो फिर फ्यूचर पीरियड्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर लेना ही है किसी को तो एडवांस करने के लिए ना लें, पोस्टपोन करने के लिए लें। और उसका भी तरीका ये रहता है कि कम से कम 3 से 5 दिन पहले से आपको शुरू करनी पड़ती है और तब तक कंटिन्यू करनी पड़ती है जब तक कि पीरियड नहीं चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि ना ही ली जाए, लेकिन अगर बिल्कुल ज़रूरी ही है तो पोस्टपोन करना बेटर। पीरियड्स के ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करती है? क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इससे भी जुड़े हुए काफ़ी सारे मिथ हैं। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को लो फील करते हैं एक्सरसाइज के पीरियड्स के दौरान। तो उनका सोचना ये होता है कि हम ये ना खाएं, वो ना खाएं, रेस्ट करें और एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक्सरसाइज अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, जैसे आप जिम जा रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूर करें। सिर्फ आप वो काम ना करें जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और एक बात और है इसमें कि जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनका पीरियड्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है कि पीरियड्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में फिर वो डाइट पे भी ध्यान देते हैं, डाइट कम लेते हैं, स्ट्रेस होता है और फिर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज के दौरान जो कि पीरियड्स पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे कई सारे और चीज़ें बोली जाती हैं आमतौर पर कि पीरियड्स के ड्यूरिंग में खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ कि सर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब मिथ्स हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। खाने पीने को लेकर के कोई ऐसा कोई परहेज नहीं होता। खाने पीने का परहेज सिर्फ इसमें ये रहता है कि लाइट रखें अपना खाना। और जैसे कई लेडीज बड़ा फील करती है कि ब्रेस्ट में टाइटनेस हो रही है या ब्लोटिंग है, तो उन्हें हम कहेंगे कि नमक कम खाओ, थोड़ा वाटर लिक्विड रेस्ट्रिक्ट करो थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। और अगर इससे कई बार इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, कोई कहता है मुझे वॉमिटिंग बहुत हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो फाइबर डाइट में ऐड करें। बाकी ठंडा खट्टा इन सब चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं। बेटर हाइजीन कैसे मेंटेन किया जा सकता है पीरियड्स के ड्यूरिंग? कुछ रिसर्चेस पढ़ रहा था ये इंटरव्यू करने से पहले, तो आई रेड कि हमारे यहाँ 70 से 80% स्कूल पढ़ने वाली बच्चियाँ ऐसी हैं जो ऑन टाइम अपने फैट्स चेंज नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ों का कितना असर पड़ता है हेल्थ पर? देखिए, अब तो आजकल काफ़ी अवेयरनेस हो रही है इन बारे में, टीवी पर भी काफ़ी आता रहता है और स्कूल में भी टीचर्स काफ़ी एजुकेट करते हैं। अदरवाइज पहले तो बहुत ही अनहाइजीनिक था और इसका सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। तो इसमें साफ सफाई के लिहाज से देखिए, पैड तो यूज़ करना ही चाहिए और एटलीस्ट 4 से 5 घंटे में दिन में चेंज कर लेना चाहिए। और पैड्स का एक ऑल्टरनेटिव टैम्पून्स भी आते हैं, तो वो दिन में एक बार कम से कम चेंज कर लेना चाहिए। और एक आजकल बहुत ट्रेंड है लड़कियों में कि वो वेजाइनल स्प्रे और डूश वगैरह यूज़ करते हैं कि हमें स्मेल आती है ऐसा कुछ, तो वो चीज़ थोड़ा सा एडवाइस मैं करूँगी कि ना यूज़ करें, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर अपने आप इनहेरेंट हीलिंग पावर होती है। पीरियड होता है तो वेजाइना खुद अपने आप को क्लीन करती है, हमें अलग से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तो डीओ या स्प्रे यूज़ ना करें, क्योंकि वो लोकल इरिटेशन भी करेंगे और जो लोकल बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए हेल्दी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कि आजकल रीयूजेबल पैड्स का ट्रेंड चला है, मार्केट में कई तरीके के रीयूजेबल पैड्स भी आए हैं, तो रीयूजेबल पैड्स कितने कारगर हैं? क्या ये यूज़ होने चाहिए या इसके बजाय कि जो पैड्स बार बार चेंज हो रहे हैं उनको यूज़ करना चाहिए? देखिए, रीयूजेबल पैड्स एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन एक बेटर ऑप्शन नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि डिस्पोजेबल पैड अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करें, जैसे जो पॉलीफिल वगैरह के बन रहे हैं वो ना यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के यूज़ करें, तो वो डेफिनेटली बेटर है। क्योंकि रीयूजेबल में फिर आप सोप डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो वो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बढ़ाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ऑल्टरनेट कर सकते हैं आप कि दोनों में से कभी कुछ, अदरवाइज बेटर इज डिस्पोजेबल। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और आप अगर पूरा इंटरव्यू देख चुके हैं तो आपसे उम्मीद ये करूँगा कि लोगों को अवेयर करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और लोगों को अवेयर कर सकें और कोई भी गलत दवाई या फिर खुद से अपना डॉक्टर न बने, डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट वहाँ कराएं। मैम ने हमें बहुत सारे मिथकों के बारे में बताया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक भी पहुंचाया जाए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।